तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मित्रों, साथियों एवं समस्त सम्मानित देशवासियों। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एज फिजिक्स में। वेलकम टू एज फिजिक्स। तो चलिए बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। मित्रों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए। जैसा कि आपको विदित है कि यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर, इसकी परीक्षा जो पिछले साल अप्रैल में हुई थी वो कैंसिल कर दी गई थी। इसकी नई डेट आ चुकी है, न्यू डेट। और ये कब होने वाली है? 18-19 अप्रैल को। ठीक है, 18-19 अप्रैल को होने वाली है। ठीक है, इसके लिए जो है मैंने यहाँ पे क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ। मैं इसी वीक में स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि ये PYQs हम करा ही रहे हैं। तो GDC के बाद हम जो है UPHESC, ठीक है, और इसको UPE-SSC भी कहा जाता है, अब ये बदल गया है। ठीक है, तो हम जो है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, हमसे जो भी संभव हो पाएगा हम आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। चलिए, तो अब सीधे प्रश्न पे आते हैं। ये सारे प्रश्न हमने जो है कर लिए थे। आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कुल इस सेट में 90 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग 31 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, आज उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। फाइन, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अच्छा, इसके साथ साथ मैं जहाँ भी संभव हो रहा है, जिस भी क्वेश्चन में लग रहा है, वहाँ पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। तो थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे, थोड़ा सा टाइम देके, तो इससे आपके कई और सारे क्वेश्चंस वो रेडी हो जाएंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पे 31 क्वेश्चन तक यहाँ तक बात कर ली थी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस नेचर की होती है? ये प्योरली ट्रांसवर्स नेचर की होती है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें थोड़ा सा अस्पष्ट था कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मतलब पूछा तो ठीक ही गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अस्पष्ट था। और मैंने यहाँ पे सारे एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। तो देखिए, हीलियम की बात हो रही है। हीलियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वो होता है 1s2। ये इसका ग्राउंड स्टेट हो 1s2, जहाँ पे आप L1 L2 की वैल्यू 0 पाएंगे, क्योंकि यस में जा रहा है, तो यस के लिए L1 L2 0 होता है, और S1 S2 इनका मैग्नीट्यूड हाफ होता है। तो टोटल स्पिन की बात करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन की, तो ये जो है 0 हो जाता है, और टोटल ये भी L की वैल्यू 0 हो जाता है, और J भी 0 हो जाता है। तो इसका जो ग्राउंड स्टेट आता है वो 1s0 होता है। यहाँ पे माइनस क्यों लिया गया है? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्टेट में रहेंगे, एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई 1 और 1s0। ठीक है, अब इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, तो ये S से एक इलेक्ट्रॉन निकल के ये दूसरे मतलब फर्स्ट एस से निकल के सेकंड एस में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे भी L1 L2 0 है, S1 S2 हाफ है। अगर इलेक्ट्रॉन पैरेलल है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब दोनों को प्लस हाफ लेंगे, दोनों को प्लस हाफ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ मल्टीपलिसिटी 2s+1 होती है। याद रखना ये टर्म, मल्टीपलिसिटी। मल्टीप्लिसिटी ये जो है, ये 2s+1 होती है किसी भी स्टेट की। यहाँ से मल्टीप्लिसिटी 3 आ गई। L=3, इसको ट्रिपलेट भी कहते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की चीजें हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ये ट्रिपलेट देगा। ये एटॉमिक में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला होता है, ये ट्रिपलेट देगा। चलिए, फिर यहाँ पे L की वैल्यू वो 0 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि S सब सेल में है, और J=L+S यानी कि 1 आ गई है। तो यहाँ पे जो स्टेट आई पहली पैरेलल के केस में, वो 2 3s1, इसे हम आर्थो हीलियम कहते हैं। ये ट्रिपलेट स्टेट होगी, यहाँ पे 3 आपको दिख रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल है, तो S1 प्लस S2 इनकी वैल्यू ये दोनों माइनस माइनस करके 0 कर देंगे, और ये अगेन ये सिंगलेट स्टेट आएगी। ठीक है, 1s0, क्योंकि मल्टीपलिसिटी 1 हो जाएगी। S=0 पे यहाँ रखेंगे तो ये मल्टीपलिसिटी 1 हो जाएगी। ये यहाँ पे मल्टीपलिसिटी दिखाता है। ओके, तो आपने ये देख लिया। अब हमारे पास ग्राउंड स्टेट हो गई। ये भी याद रखिए, ग्राउंड स्टेट ये होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये दोनों स्टेट आएंगे। अब देखते हैं कि
जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रांजिशन है वो कैसे हो सकता है, यानी कि 1 मिनट, यानी कि ये 2 स्टेट हो गई और ये स्टेट हो गई मान लो 3s1 और 1s0 और यहाँ पे भी 1s0 हो। तो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रांजिशन हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है, हीलियम का। अब यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे एक बात जान लीजिए कि जो ट्रांजिशन होते हैं उनमें एक रूल फॉलो होता है। ये डायपोल ट्रांजिशन कहे जाते हैं, जिसे हम E1M1 यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डायपोल ट्रांजिशन, ये क्वाड्रापोल ट्रांजिशन E2M2 और इसी तरह ऑक्टापोल और इसी तरह से हेक्सापोल ट्रांजिशन ये होते हैं। याद रखना कि ये जो लाइन है E1 से M2 E3 इस तरह से, ये जब होता है तो इसमें पैरिटी चेंज होना आवश्यक है, पैरिटी मस्ट है कि चेंज होनी चाहिए। और ये M2 M1 E2 M3 E4 ये इसमें जो है कोई चेंज नहीं होता है पैरिटी में। तो हम देख लेते हैं कि हमारा ट्रांजिशन यही है, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये मैग्नेटिक डायपोल, इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल, मैग्नेटिक क्वाड्रापोल, यही आपके ऑप्शंस में दिया गया है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में क्या दिया गया है कि मेटास्टेबल स्टेट ऑफ हीलियम एटम डिकेज बाय इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन, मैग्नेटिक डायपोल ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल ट्रांजिशन एमिटिंग 2 फोटॉन। ठीक है, तो 3 हमने देख लिया। अब देख लेते हैं कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए S चेंज होना चाहिए, S टू P होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होगा। अगर S से S में जा रहा है, P से P में जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल ही हो सकता है। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक डायपोल ही हो सकता है, ये तो श्योर है। तो यहाँ से पहली पॉसिबिलिटी मतलब ये कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, ये तो खत्म है। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे, तो ये पॉसिबिलिटी तो इलेक्ट्रिक, क्योंकि S से S में ही जा रहा है दोनों ही बार, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल की कंडीशन भी खत्म है। तो यहाँ पे दो ही चांस बचते हैं, या तो मैग्नेटिक डायपोल ट्रांजिशन हो या एमिटिंग 2 फोटॉन हो। क्लियर है ना, आप देख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ से हमने देख लिया S से S में ही जा रहा है, ये भी S है ये भी S है, तो दोनों ही केसेस में ये S से S में जा रहा है, तो यहाँ नो इलेक्ट्रिक डायपोल और नो इलेक्ट्रिक सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल ही होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल तो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल ट्रांजिशन हो सकता है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो देखते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन, इसके लिए देख लेते हैं कि ये वाला केस, पहला ट्रांजिशन 2s सॉरी 1s नॉट टू 1s नॉट, ठीक है, 1s नॉट या 1s जीरो से 1s जीरो में जा रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू जीरो हो गई, यस यस दोनों है, ठीक है, डेल्टा जे यहाँ पे जीरो है, लेकिन डेल्टा जे जीरो तो ठीक है, लेकिन ये जीरो से जीरो मतलब कि जीरो से जीरो जा रहा है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन, अच्छा, जब स्टेट चेंज होती है तो एक सिंगल फोटॉन इमिट होता है, हायर से लोअर में जा रहा है सिंगल फोटॉन इमिट होगा, और लोअर से हायर में जा रहा है सिंगल फोटॉन एब्जॉर्ब होगा। लेकिन यहाँ पे जे नॉट मतलब जे जीरो से जे जीरो में जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये पॉसिबल तभी होगा जब ये 2 फोटॉन इमिट करेगा। क्लियर है, तो हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा 2 फोटॉन इमिशन का। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, 2 फोटॉन एमिशन। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ये सही आंसर है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जितने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, कई बार क्या होता है कि आंसर में थोड़ी बहुत दिक्कतें भी रहती हैं, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा अगर जहां भी हो, और हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई आंसर गलत बताया जा रहा है। ठीक है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी आंसर जो है गलत ना हो, इसलिए प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है जब आप गलत आंसर चूज कर लेते हैं और कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बिकॉज अ फोटॉन कैरीज एटलीस्ट 1 यूनिट एंगुलर मोमेंटम, एक फोटॉन जो है 1 यूनिट का एंगुलर मोमेंटम कैरी करता है, लेकिन यहाँ जीरो से जीरो में कोई जो है एंगुलर मोमेंटम कैरी नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ 2 अपोजिट फोटॉन निकलेंगे, तभी ये पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल और ये सब फार्गुडन है, यहाँ पे 2 फोटॉन की ही कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जे वो जो है प्लस माइनस 1 होगा, तो वो अगर डेल्टा जे प्लस माइनस 1, तो ये डायपोल हो जाएगा, और डेल्टा जे प्लस माइनस 2, तो ये क्वाड्रापोल की कंडीशन होगा। जबकि यहाँ पे डेल्टा जे जीरो है, लेकिन ये जीरो से जीरो वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जीरो भी हो सकता है लेकिन जीरो से जीरो वाला पॉसिबल नहीं। दूसरा केस देख लेते हैं, S1 से 3s1 ट्रिपलेट से सिंगलेट में जा रहा है, यहाँ पे डेल्टा एस जीरो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एस जीरो नहीं है। ठीक है,
और डेल्टा जे, यहाँ पे हम ट्रिपलेट ये देख रहे हैं ना, डेल्टा एस 0 क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रिपलेट से या 3 है, यहाँ पे 1 है, तो एस तो 0 होगा नहीं। यहाँ पे एल 0 है, लेकिन E1 के लिए पैरिटी बदलनी चाहिए, यहाँ पे पैरिटी बदल नहीं रही है, ठीक है? यहाँ पे पैरिटी बदलनी चाहिए एस से पी से, तो E1 तो नहीं होगा। और डेल्टा जे बराबर नॉट 0 यानी 2 फोटॉन इमिशन इज फॉरबिडन। इस केस में 2 फोटॉन भी नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा जे 0 नहीं हो रहा है, तो यहाँ फोटॉन तो निकलेगा। एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि मैग्नेटिक डायपोल का ट्रांजिशन हो, क्योंकि चेंज जो है वो डेल्टा 1 का, यहाँ पे डेल्टा जे वो प्लस माइनस 1 का हो रहा है, ठीक है? तो मैग्नेटिक डायपोल ट्रांजिशन होगा अगर ये वाली केस ली जाए, तो जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, तो ठीक है। तो आपने समझ लिया किसका जो है, या तो एमिटेड 2 फोटॉन होगा, या तो ये वाला आंसर हो सकता है, और ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसी की पॉसिबिलिटी है। चलिए, इस क्वेश्चन में हमने काफी समय ले लिया, लेकिन ये बहुत जरूरी था, क्योंकि इस तरह एक क्वेश्चन से ही आपका भविष्य डिसाइड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे है, which of the following is correct about depletion capacitance। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस की बात हो रही है। कैपेसिटेंस दो तरीके के होते हैं, एक डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस, ठीक है, एक होता है डिप्लीशन रीजन, और एक होता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो डिप्लीशन रीजन क्या होता है? ये रिवर्स बायस में होता है, और इसका आंसर होगा कि ये 0 होता है, बिल्कुल 0 नहीं हो सकता, कांस्टेंट भी नहीं होता है, इंडिपेंडेंट रिवर्स वोल्टेज पे इंडिपेंडेंट होता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये डिपेंड करता है रिवर्स वोल्टेज पे, रिवर्स वोल्टेज बढ़ेगा तो डिप्लेशन कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ जो इससे रिलेटेड है, ये एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे डिप्लेशन कैपेसिटेंस इज डोमिनेंट इन रिवर्स बायस, और दूसरा द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, दूसरा कैपेसिटेंस क्या होता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि ये फॉरवर्ड बायस में इंक्रीज करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इंक्रीजेस exponentially with फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया? द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज ड्यू टू अ स्टोर्ड चार्ज ऑफ, द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज ड्यू टू द स्टोर्ड चार्ज ऑफ minority charge carriers near depletion region, ठीक है। तो क्या कहते हैं, डिप्लीशन की बात हो तो रिवर्स बायस में काम करता है, और डिफ्यूजन हो तो फॉरवर्ड बायस में ज्यादा एक्टिव होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझना भी होगा। तो सही आंसर आप गेस करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। जो वेरियांस आर फर्मियांस होते हैं, मेसांस आर स्टेबल होते हैं, मेसांस आर बोसांस होते हैं, वेरियांस आर हेड्रांस होते हैं। ये समझ लेते हैं इसका आंसर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए, हमें पार्टिकल्स की बात करनी है। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दे देता हूँ। पार्टिकल्स को हम इनके जो है मास के आधार पे बांट रहे हैं, ठीक है, मास के आधार पे। यहाँ पे ये इसको मैं यहाँ बीच में कर देता हूँ, सेंटर पे, ठीक है। पार्टिकल को हम मास के आधार पे बांट रहे हैं, तो इसमें से जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं इनको कहा जाता है लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स में क्या हो गए? एक हो गया इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, म्यू और म्यू प्लस, ठीक है, ये पेयर्स में, और टाउ माइनस टाउ प्लस, ठीक है। सबसे हैवी इलेक्ट्रॉन जो है वो टाउ है, ये तो बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा इनके जो है
न्यूट्रिनो भी होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब। इसी तरह इनके भी, इस परिवार के भी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो होंगे, और इसके भी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो होंगे। ठीक है, ये तो ये फैमिली जो है ये लेप्टान फैमिली कही जाती है। इसमें आपको इतने ही एलिमेंट, इतने ही सदस्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरी फैमिली जो होती है उसको कहा जाता है हेड्रॉन्स। क्या है? हेड्रॉन्स। लेप्टॉन्स का मतलब लाइट, हेड्रॉन्स का मतलब हैवी, भारी। ये पार्टिकल भारी होते हैं। अब इसमें स्पिन के आधार पे मैं आपको बता दूं, स्पिन के आधार पे इसमें एक फैमिली होती है मेसॉन्स, और इसमें दूसरी फैमिली होती है बैरियॉन्स। ठीक है, और ये मेसॉन्स जो होते हैं, बस यहीं से आपको अंतर स्पष्ट आ जाएगा। अच्छा, ये लेप्टॉन जो होते हैं ये सारे के सारे फर्मियान्स होते हैं। फर्मियान्स आर हाफ इंटीग्रल स्पिन, ये होते हैं। मेसॉन्स क्या होते हैं? ये बोसॉन्स होते हैं, बोसॉन्स, यानी कि इंटीग्रल स्पिन। बेरियंस क्या होते हैं? ये फिर से फर्मियान्स होते हैं, फर्मियान्स यानी कि हाफ इंटीग्रल स्पिन। क्लियर? अब यहां से देख लीजिए, तो इसमें जो मुख्य पार्टिकल हैं बोसॉन्स में, वो होता है पाई, पाई प्लस, पाई माइनस, और पाई नॉट, के प्लस और के नॉट। ठीक है, इनके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं, इसके अलावा नीटा नॉट। ये मुख्य जो है हो गए बोसॉन्स होते हैं। और फर्मियान्स में क्या होता है? आपका हो गया प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जीरो। ठीक है, इसके अलावा और भी ये सारे जो है हाफ इंटीग्रल हो गए, जैसे लेमडा, काई, ठीक है, काई, लेमडा, ओमेगा, ये सारे जो है पार्टिकल होते हैं, ये सब हाफ इंटीग्रल स्पिन है। क्लियर? तो इस हिसाब से हमारा जो है बेरियांस आर फर्मियांस ये सही है। मेसांस हमें गलत चुनना है। मेसांस आर स्टेबल, मेसांस स्टेबल होते हैं नहीं। मेसांस आर बोसांस, ये हमने देखा है, मेसांस जो है वो बोसान होते हैं, ये भी सही है। बेरियांस आर हेड्रान्स, बिल्कुल हेड्रान की फैमिली है बेरियांस, लेकिन मेसांस जो स्टेबल होते हैं इसमें यही चीज गलत है, और यही चीज हमें सही करनी थी, मतलब यही चीज हमें फाइंड आउट करनी थी, करेक्ट नहीं है। मेसांस स्टेबल नहीं होते हैं, इनमें से पाई ये सब इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये बनते बिगड़ते रहते हैं, ये स्टेबल नहीं होते। चलिए, यहाँ पे एक्चुअली में लेमडा को ये कैपिटल लेमडा से दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए, अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है, इसको हम सीधे सीधे देख लेते हैं। देखिए, स्केलर और वेक्टर, पहले हम देख लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इसमें क्या होता है? इसमें टॉर्क का होता है। वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट वर्क का होता है, फोर्स इनटू, ठीक है, आप टॉर्क जानते ही हैं। और वेक्टर क्वांटिटी ऑफ कोर्स ये वेलोसिटी है, और स्केलर क्वांटिटी मास ही है, तो वन का तो वन हो जाएगा, और सॉरी ए का वन हो जाएगा। ठीक है, और बी का, यहाँ पे बी का यहाँ पे मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, और बी का क्या हो जाएगा? एक देख लेते हैं, बी का हो जाएगा 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सही है। हमारा जो ऑप्शन है वो ये सही है, मिल गया सीधे सीधे, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखने की बहुत जरूरत नहीं है। यहाँ पे द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सुपर कंडक्टर इज, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है देखने की जरूरत है, वो ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे मैं पहले थोड़ी सी चर्चा कर दूं। एट एब्सोल्यूट जीरो ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सुपरकंडक्टर फॉर्म्स कूपर पेयर, कूपर पेयर। ठीक है, अगर कूपर पेयर बन गए तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जीरो एट जीरो। ठीक है, एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, फाइनाइट एट एब्सोल्यूट जीरो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, तो ये एक तो ये हो गया कि एट एब्सोल्यूट जीरो ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन इन सुपरकंडक्टर फॉर्म्स कूपर पेयर। तो यहाँ पे ये आंसर बताया गया है, फाइनाइट एट एब्सोल्यूट जीरो और जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम जो है अभी के लिए अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ें गड़बड़ हो। क्लियर? हाँ, क्योंकि ये इसमें सुपर कंडक्टर वाले केसेस थोड़ा सा जो है अभी दिक्कत में है। अब यहाँ पे चूंकि मैंने एक्सप्लेनेशन तो लिख दी है, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इन कूपर पेयर्स, एंट्रोपी 0, लेकिन जो आंसर टिक हुआ है वो फाइनाइट एट एब्सोल्यूट 0। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। लाइक सुपरफ्लूइड, सुपरकंडक्टर्स बिहेव लाइक सुपरफ्लूइड एट नॉर्मल टेम्परेचर टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सेम एट एब्सोल्यूट 0, ऑल इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इन कूपर पेयर्स। चलिए इसको हम बाद में देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 37 है कि अज्यूम दैट द सरफेस ऑफ द सन इमिट्स एज ए ब्लैक बॉडी at the temperature of 6000 Kelvin. If the light from the sun has maximum intensity of the wavelength, what is the value of the Wiens constant? देखो Wiens constant में ये सब इतना ड्रामा करने की जरूरत है नहीं, आपको सीधे सीधे आप ये आना चाहिए, ये Wiens constant की वैल्यू होती ही है, ठीक है। Wiens constant, ये इतनी इतनी छोटी छोटी चीजें पूछी गई हैं कि अब क्या बताएं। ये बी की वैल्यू ये 0.288 सेंटीमीटर केल्विन होती है, या इसको सेंटीमीटर को करेंगे तो ये हो जाएगा 0.288 इंटू 10⁻³ केल्विन, या इसको आप 2.88 क्या लिख सकते हैं, मिलीमीटर केल्विन, ठीक है। यहाँ पे 10⁻² है, 2 से 3 बन जाएगा। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। और क्या होता है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं B इक्वल टू लेमडा टी। बेंस ला क्या होता है, बेंस ला क्या होता है, लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1/t, और ये लेमडा इक्वल टू B/t, तो B इक्वल टू लेमडा टी हो जाता है। और आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो इसका मतलब V इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁷। तो आप देख लीजिए इनका 8 और 2 8, और ये आएगा 28 और ये 10⁻⁴ मीटर केल्विन। ये भी आंसर सही है। इतने सारे बीन्स कांस्टेंट के आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधे यहाँ से टिक कर सकते हैं। और इसमें रदर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बैकरोल के द्वारा खोज की गई थी। पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने भी इस पे काफी काम किया। रॉन्जन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रदरफोर्ड ने वो न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन की खोज की थी। और पियरे क्यूरी ने भी रेडियो एक्टिविटी पे इन्होंने भी काम किया था, रेडियो एक्टिविटी पर काम था इनका। बहुत सारे खोजें भी थी इनकी, कई सारे एलिमेंट की भी खोज की थी, और भी फील्ड में इनका योगदान था। इसके अलावा बेकुरल आपको पता ही है, और रॉन्जन, इन्होंने फेमस एक्स रेज की खोज की थी, ठीक है, डिस्कवर्ड। क्लियर? तो ये हेनरी बेकुरल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन हाई एनर्जी एनपी स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन शोज ए डिप नियर जो है 90 डिग्री ड्यू टू, देखिए इसमें जो है आंसर होगा इसका एक्सचेंज नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस की हाई। अब ये स्कैटरिंग वाला चैप्टर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसको अलग से पढ़ेंगे तो उसमें हम ये इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम बहुत एक्सप्लेनेशन की नहीं देख रहे हैं, आप आंसर करिए, से सीधे ही क्वेश्चन आते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमने इसमें देख लिए हैं, उनको आप लर्न करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, बाकी सारे जो है इसको कर लेते हैं तो ये आइगन फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि d/d2x² साई, और अगर हम d2x² और यहाँ पे cx² इसका 2 बार करते हैं तो ये 2cx, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, मतलब कुछ कांस्टेंट के साई, ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। आइगन वैल्यू की कंडीशन क्या होती है, ये अगर कोई ऑपरेटर ए साई है तो ये लेमडा साई, ये आइगन वैल्यू कंडीशन होती है। मतलब ये वेव फंक्शन चेंज नहीं हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें वेव फंक्शन की जगह सिर्फ x मिल रहा है, जबकि हमारा जो वेव फंक्शन था वो cx² था और यहाँ पे 2cx मिल रहा है।
तो यही कंडीशन इसमें नहीं होगी, सिंपल क्वेश्चन है, सभी कर ले जाएंगे। बाकी सब में आप चेक कर सकते हैं, ये सभी आइगन वैल्यू कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, आप साइन को डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार तो फिर से साइन आएगा, कॉस को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे फिर से कॉस आएगा, और ये तो इसको चाहे जितनी बार डिफरेंशिएट करो ई की पावर, वो ई की पावर में ही चीजें रहेंगी, वो नहीं बदलने वाली। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें ठीक ठाक समय चाहिए होगा। तो अभी देखते हुए, चूंकि लेक्चर काफी बड़ा हो जाता है, हम इसके आंसर को मार्क कर लेते हैं, फिर कभी किसी लेक्चर में हम जो है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए क्या, अच्छा इसको बता दें कि इसके एक्सप्लेनेशन में अगर हम कर भी रहे हैं, चलिए थोड़ा सा आपको हिंट कर लेते हैं। अब देखिए, अगर J1 बराबर J2 ये बराबर J है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो समथिंग हाफ, 3/2, 5/2, इस तरह से, भाई दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर है तो J1 J2 बराबर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है मैक्सिमम मैक्सिमम J वो कितना हो सकता है, वो 2J के बराबर होता है, मतलब मैक्सिमम J की मैक्सिमम वैल्यू इसमें, यहाँ पे मैक्सिमम जो होगा वो 2J के बराबर होगा। लेकिन अब 2J एक और कंडीशन है, दूसरा ये 2J ये इवन होना चाहिए। ये दो कंडीशन हम देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये दोनों J1 J2 हैं तो यहाँ पे मान लो J1 बराबर J2 बराबर J इक्वल टू हाफ हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2J प्लस 1, पहली बात तो ये ग्रेटर देन ये ग्रेटर देन 2J से हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन यहीं पे खारिज हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला 2J पहला ए ऑप्शन तो नहीं होगा। और दूसरा देख लेते हैं कि अगर मान लो 2J 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 की बात भी देख लेते हैं। 2J होगा तो 2J में 2 इंटू मान लो J की हाफ है तो ये 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑड हो रहा है, ये भी नहीं होगा, यानी 2J वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन देख लेते हैं, यहाँ पे 2J माइनस 1 इक्वल टू 2, अगर ये हाफ है माइनस 1 तो ये 0 यानी इवन, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये 2J माइनस 1 पॉसिबल है। लेकिन अगर हम 2J माइनस 2 देख लें तो अगेन 2 इंटू हाफ माइनस 2, ये जो है माइनस में आएगा, और ये जो है ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस से मतलब नहीं है, ऑड इवन से मतलब। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर 2J माइनस 1 होगा। ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात हो रही है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर ये हो। चलिए, इफ फाई इज ए स्केलर फंक्शन एंड वेक्टर ए इज एनी वेक्टर देन व्हिच ऑफ द, ये एकदम आइडेंटिटीज होती हैं, इसको तो आपको एकदम तैयार करना ही चाहिए। वेक्टर आइडेंटिटीज में से ही पूछ लिया है, तो यहाँ पे पहले आइडेंटिटीज क्या होता है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, यानी कर्ल ऐसे लेंगे, ग्रेडियंट ऐसे लिखा जाता है, ये 0 होता है, एकदम 100% ये यही होता है। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरी जो आइडेंटिटी होती है वो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए, और यहाँ पे डॉट डेल क्रॉस ए, ये भी 0 होता है, एकदम लिख के ले लो। ठीक, ये भी 0 होता है। और तीसरा, तो तीसरे पे आते हैं, ये डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाइव, इसको लिख लेते हैं डेल डॉट डेल फाइव, और ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये इसको डेल स्क्वायर फाइव भी लिखा जाता है, ये लैप्लासियन ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ये सी सही होगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये भी इतना, ये 12th लेवल बोर्ड लेवल की क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता देता हूँ, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। क्लियर, अब यहाँ पे और भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रैंक हर्ट्ज के अलावा पहला था ये क्या, फ्रैंक हर्ट्ज क्या कहता है, एटॉमिक एनर्जी स्टेट का क्वांटाइज नेचर के बारे में बताता है। ईस्टर्न गर्ल एक्सपेरिमेंट ये क्या बताता है, ये बताता है स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चांदी वाला एटम यूज किया गया था मैग्नेट के बीच में, वही। तो और दूसरा गीगर मुलर जीएम काउंटर, ये क्या करता है, ये कहता है डिटेक्शन ऑफ
रेडिएशन और किसका, गामा रेडिएशन का। और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप तीसरा क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या करता है, मेजर एंड बेसिकली ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, देख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन एंड इफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर, जो है ई एक्स इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के जेड, ई वाई इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के जेड। देखिए लीनियर, क्या इसमें लीनियर की कंडीशन दिख रही है, क्या इलिप्टिकल होगा, क्या सर्कुलर होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं लीनियर की कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे हम इसे x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं। तो x अगर y बराबर mx प्लस c इस तरह का कुछ रिलेशन हो जा रहा है तो ये लीनियर होगा, जो कि हम देख रहे हैं नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें ऐसा हम कोई रिलेशन नहीं बना सकते। दूसरा इलिप्टिकल, इलिप्टिकल इलिप्टिकल के लिए कंडीशन होती है कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। और तीसरी कंडीशन होती है सर्कुलर, सर्कुलर के लिए यही कंडीशन, इसमें ए बराबर बी हो जाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, ये हो जाए। अब इसमें देख लेते हैं, अगर हम दोनों तरफ ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के जेड, ई वाई स्क्वायर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के जेड, दोनों तरफ जोड़ लीजिए तो ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के जेड और प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के जेड। और यहाँ पे ये हो जाता है ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है और इसका मतलब इसका आंसर होगा आपका सर्कुलर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है जेनर डायोड। देखिए जेनर डायोड कभी भी तो यहाँ पे ब्रेकडाउन की बात कर लेते हैं पहले, एक मिनट, ब्रेकडाउन। ठीक है, और ये होता है जेनर और एक होता है अवलांच, अवलांच ब्रेकडाउन। तो जेनर जो है लो वोल्टेज पे होता है और ये हाई वोल्टेज पे होता है, दोनों का जो रीजन भी होता है वो भी अलग होता है। कुल मिलाकर यहाँ पे ब्रेकडाउन करंट, यहाँ पे एक रिवर्स करंट इंक्रीजेज अब्रप्टली, बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो ये लो वोल्टेज पे ये लगभग 5 वोल्ट के आसपास होता है, अगर 5-10 वोल्ट के आसपास हो, और ये लगभग 100 वोल्ट के आसपास होता है। मैकेनिज्म की बात फिर कभी करेंगे क्योंकि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, और यहाँ पे फॉरवर्ड वाइस में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, ये रिवर्स वाइस में सारी चीजें होती हैं और रिवर्स वाइस का एक ही ऑप्शन है, तो लार्ज रिवर्स वाइस। अब लार्ज में यहाँ अगर जेनर, अब दोनों ही जेनर ब्रेकडाउन कहे जाएंगे। ठीक है, मतलब जेनर डायोड होता है, तो इन दोनों में ही क्या होता है, जेनर डायोड बनाए जाते हैं। नाम जेनर ही रहेगा लेकिन उनकी मैकेनिज्म, एक तो लो वोल्टेज को उसे हम जेनर ब्रेकडाउन कहेंगे और अगर हाई पे हो रहा है तो एवलांच ब्रेकडाउन कहेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज इस लेक्चर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं, एट बोथ एंड, यहाँ पे हमने डी ऑप्शन नहीं लिखा है, मैं डी ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे एक्चुअल में ये डी ऑप्शन छूट गया था, मैं लिख देता हूँ, अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। देखिए तो इसके पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, कह रहा है व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ
सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है? देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले समझ लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बॉल बाउंसिंग बिटवीन टू रिजिड वर्टिकल वॉल्स, दो खड़ी दीवारों के बीच अगर कोई बॉल बाउंस हो रही है, क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी? सेकंड है कि पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी? तीसरा है वेव मूविंग थ्रू ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, और चौथा है अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, बात कर लेते हैं। एस एच एम, ठीक है। एस एच एम की कंडीशन होती है ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेटेड होनी चाहिए, फोर्स लग रहा है, एंड डिस्टेंस शुड बी वेरी, दैट इज v इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी इस केस में। क्लियर, सिंपल हार्मोनिक। अब एक एक केस की बात देखिए, बॉल बाउंसिंग, अगर यहाँ पे अगर बॉल बाउंस कर रही है और रिजिड है, रिजिड मतलब बॉल यहाँ से जा रही है और यहाँ पे वापस आ रही है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे v कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ से यहाँ जब टकराएगी तब तो फोर्स लगेगा, लेकिन बीच में ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये केस तो नहीं होगा बॉल बाउंसिंग। पार्टिकल इन मूविंग अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म, तो पार्टिकल मूविंग, ये ए ऑप्शन हो गया। बी पे जाते हैं, तो सर्कुलर मोशन, एक चीज और ध्यान दे देते हैं, पीरियोडिक, पीरियोडिक में आती है एस एच एम, सर्कुलर, ठीक है, और भी मोशन हो सकती हैं, लेकिन पीरियोडिक में सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन ये अलग अलग है। सर्कुलर पीरियोडिक तो होगी, ठीक है, जरूरी नहीं, तो कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो पीरियोडिक तो होगी, लेकिन अगर पीरियोडिक है तो जरूरी नहीं है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, ठीक है। तो पीरियोडिक, तो इसका मतलब क्या हो गया, एस एच एम तो पीरियोडिक होगी, लेकिन अगर पीरियोडिक है तो ये नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो एस एच एम हो, ठीक है, वो सर्कुलर भी हो सकती है या किसी और तरह की पीरियोडिक मोशन हो सकती है। तो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है वो एक पीरियोडिक मोशन है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अर्थ स्पिनिंग अबाउट, इस तरह ये भी नहीं है। तो वेव मूविंग थ्रू स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, तो यहाँ पे हम जो है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बी भी हो गया, यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाते हैं। सी में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो हैं और ये इस तरह से वेव बना रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपनी पोजीशन से यहाँ मूव कर रही हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये कंडीशन ये भी है कि इस पोजीशन से इधर मूव करे, इधर मूव करे, ठीक है, लेकिन f प्रोपोर्शनल टू x हो रहा है, और यहाँ पे एक्सलेशन क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो होती है। तो ये आपका ऑप्शन सही है, वेव मूविंग थ्रू अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। चलिए, तो यहाँ पे फिर ये लेक्चर हम जो है अभी के लिए रोकते हैं। अगले लेक्चर्स में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे, तब तक ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए, ये पार्ट 3 है। इसके पहले कि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डाउट में है, उसको हम बाद में क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि गलत बताने से बेहतर ये है पहले से उस पर काम कर लिया जाए। यहाँ पे ये वाला सुपर कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन हो गया था, ठीक है, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक। तो इस पे हम देखेंगे, आप लोग भी अपने आंसर के साथ इस पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।